नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारी। इजराइल और हमास युद्ध के 36 दिन हो चुके हैं, लेकिन गाजा में विध्वंस कम नहीं हुआ है। दिवाली पर गाजा की रात कैसे काली हो चुकी है, सत्ता में आज हम आपको बताएंगे। कैसे पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 150 लड़ाकों को खत्म कर दिया, इस पर हमने एक विस्फोटक वीडियो कुंजी तैयार की है। इजराइल ने हमास की नुखवा फोर्स को लगभग मिट्टी में मिला दिया है। 65 कमांडर्स मारे जा चुके हैं। यह हमास के लिए कितना बड़ा झटका है, यह भी आपको बताएंगे। और क्या अब यह युद्ध आखिरी चरण में है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्ला के लड़ाके एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं। लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाकर रॉकेट दाग रहे हैं। वॉर जोन से आया यह नया वीडियो नेतन्याहू आर्मी को परेशान करने वाला है। साथ में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की बात होगी, जो फिर से जुबानी बम फोड़ने वाला है। इजराइल और हमास में युद्ध के बीच अरब लीग और ओआईसी की बैठक हो रही है। सऊदी अरब के रियाद में मुस्लिम मुल्कों के बड़े नेताओं का मंथन चल रहा है। वहीं ईरान ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि अब एक्शन का वक्त है। आगे क्या होगा समझने की यह भी कोशिश करेंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को चुनावी युद्ध का अपडेट भी दे दें। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 6 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण, 80 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और कई वादे भी हैं। दिवाली पर चीन के कारोबार का दिवाला निकल चुका है। देश में लोग लोकल फॉर वोकल मुहिम का समर्थन करते हुए भारत में बनी चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं। धनतेरस और दिवाली पर इसका सीधा असर चीनी कंपनियों के कारोबार पर पड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का नया अनुमान है कि इससे चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अयोध्या में अलग अलग घाटों पर 24 लाख से ज्यादा दिए जलाए जा रहे हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत अब करते हैं और सबसे पहले गाजा के वॉर जोन में मचे उस गदर पर एक रील आपको दिखाते हैं, जिसमें हमास की सांसें टूटती जा रही हैं। दिवाली पर गाजा की रात काली। वो उठता हुआ धुआं ये जाहिर कर रहा है कि आज भी युद्ध भूमि पर युद्ध थमा नहीं है, बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। एयर स्ट्राइक के साथ जमीन से भी प्रहार। फास्फोरस बम के हमले से दहल उठा गाजा। Absolutely committed to victory, which is not only our victory, but it's the victory of the entire civilized world against barbarism. नसरल्ला का शनि वॉर, इजराइल का अंतिम प्रहार। हिजबुल्लाह का सीक्रेट प्लान, बड़े हमले की तैयारी। हमास हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला। यूएस बॉम्बर B-21 की उड़ान, ईरान क्यों हुआ परेशान। आज पूरा देश दीपोत्सव की रोशनी से जगमग है। रोशनी के पर्व दिवाली के धमाकेदार आगमन की जोरदार तैयारी हो रही है। दुनिया के कई दूसरे देश में इस उत्सव के रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन दुनिया का एक हिस्सा है जहां दिवाली की रोशनी तो दूर, जिंदा रहने के लिए उम्मीद की किरणें भी कम होती जा रही हैं। जहां दिवाली वाले जश्न की आतिशबाजी नहीं हो रही, बल्कि मिसाइल, बम, गोले वाले धमाके हो रहे हैं। दुनिया के इस हिस्से का नाम है गाजा, जहां के विस्फोटक और विध्वंसक हालात पिछले 36 दिनों से पूरी दुनिया देख रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 150 लड़ाकों को मार गिराया। गाजा युद्ध में 7 अक्टूबर से अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा युद्ध में अब तक हमास के 15,000 ठिकाने तबाह हो चुके हैं।
दिवाली पर कैसे गाजा का दिवाला निकला, कैसे गाजा के शहर बिजली विहीन हो चुके हैं, कैसे हर तरफ अंधकार है, कैसे इजराइल के बम और मिसाइल वाले हमलों ने और बिजली सप्लाई रोकने वाले फैसलों ने दिवाली पर गाजा की रात को काला कर दिया है। उसे दो तस्वीरों के जरिए समझते हैं। पहली तस्वीर 24 सितंबर की है, मतलब वो तारीख जब हमास ने इजराइल पर हमला नहीं किया था। हमास के हमले से 13 दिन पहले की यह तस्वीर है, जब गाजा में सब कुछ सामान्य था। इजराइल से बिजली सप्लाई हो रही थी, ईंधन की आपूर्ति हो रही थी, लिहाजा बिजली पर दूसरे देशों पर निर्भर गाजा बिजली से जगमग कर रहा था। जैसा कि सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसी शहर, इसी इलाके की दूसरी तस्वीर पर भी अब आप गौर कीजिए। यह भी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। यहां पूरे शहर में आपको अंधेरा दिख रहा है। यह तस्वीर बता रही है कि आज की तारीख में गाजा के हालात क्या हैं। पूरा गाजा कैसे अंधेरे में डूब गया है, कैसे इजराइल के जंगी और रणनीतिक एक्शन से गाजा में ब्लैकआउट हो चुका है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल ने साल 2008 के बाद पहली बार गाजा को बिजली और ईंधन की आपूर्ति में कटौती कर दी। पिछले एक दशक में इस वक्त गाजा में सबसे बड़ा ब्लैकआउट संकट है। यह तस्वीर अमेरिकी एजेंसी नासा ने ली है। साल 2017 में फंडिंग की वजह से विवाद हुआ था, जिसके बाद बिजली आपूर्ति में 18 महीने की कटौती कर दी गई थी। दिन में 20 घंटे तक ब्लैकआउट रहता था, लेकिन ऐसे हालात कभी भी नहीं हुए जैसे अभी हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में हमला किया था। इसके 4 दिन बाद 11 अक्टूबर को इजराइल ने बिजली और ईंधन सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके बाद गाजा में बिजली संयंत्रों में ईंधन खत्म हो गया। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बिजली नहीं है, वहां हालात बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। गाजा की समस्या सिर्फ बत्ती गुल वाली नहीं है, बल्कि बमबारी से विध्वंस वाला संकट और भी ज्यादा भारी है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां हमास ने अपने ठिकाने बनाने शुरू किए हैं, जहां हमास के लड़ाके छिपकर बैठे हुए हैं, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, सामान्य कोई इमारत हो। इजराइल की सेना को जैसे ही हमास के लड़ाकों की मौजूदगी की खबर मिलती है, अगले कुछ मिनटों में वो इमारत बम और मिसाइलों की बौछार से मिट्टी में मिल जाती है। और ऐसी घटनाएं उत्तरी गाजा में लगातार देखने को मिल रही हैं। इजराइल के आक्रामक तेवर और हमास की तैयारी पर हमने 4 वीडियो कुंजी बनाई है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1 महीने बाद भी वॉर जोन में बारूद की मात्रा कितनी ज्यादा है। पहली वीडियो कुंजी इजराइल की एयर स्ट्राइक वाली है। इसमें इजराइल के वायुसेना के आक्रमण का वीडियो सबूत है। 60 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की गई, मिसाइल से अटैक किए गए, वो भी अचानक, इससे पहले कि हमास के लड़ाके कुछ समझ पाते, वहां से भाग पाते। धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी वीडियो कुंजी में इजराइल की थल सेना की शक्ति के सबूत हैं, जो गाजा के अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को खत्म कर रही है। बड़े बड़े टैंक कुछ इसी तरह हमास के ठिकानों पर गोले बरसा रहे हैं और तेजी से पूरा गाजा उसके कब्जे की तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश में है। इजराइल की ओर से किए गए दावे के मुताबिक अब तक हमास के 11 पोस्ट पर कब्जा किया जा चुका है। वॉर जोन से आए वीडियो के आधार पर तैयारी तीसरी कुंजी कहीं ज्यादा और भी खतरनाक और विनाशक है। जिस बम से धमाके से गाजा धुआं धुआं हो रहा है, दावा है ये फास्फोरस बम है, जिसका इजराइल ने एक बार फिर इस्तेमाल किया है। तो 3 वीडियो कुंजी में आपने इजराइल के बारूदी तेवर देखे। अब हमास की तैयारी की तस्वीर भी देख लीजिए। ये वीडियो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की तैयारी का है। यह हमास के बाद गाजा में दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। हमास के लड़ाकों के साथ मिलकर इसके लड़ाके भी रॉकेट ग्रेनेड अटैक वाली साजिश रच रहे हैं।
7 अक्टूबर के बाद से आज तक जब भी निगाह डालिए और गाजा पट्टी की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, इसी तरह का काला धुआं और इसी तरह के हमले, इसी तरह के गोले बारूद की आवाज आपको साफ तौर पर सुनाई दे सकती है। And I think the war is proceeding well. We're going to continue until we eradicate Hamas. Nothing will stop that. We're absolutely committed to victory, which is not only our victory, but it's the victory of the entire civilized world against barbarism. ערוכים ופועלים בכל זירה שמאיימת על מדינת ישראל. אתמול בלילה פעלנו בלבנון, בסוריה, ביהודה ושומרון, בעזה, וגם הגענו במרחב הים האדום. हमास की रात अब काली नजर आ रही है और ये वो इलाका कभी हमास का गढ़ हुआ करता था। यहीं से आपको साफ तौर पर वो टूटी हुई इमारतें, वो हाई राइज बिल्डिंग्स, वो घर, वो मकान, सब कुछ टूटा हुआ नजर आएगा और बीच बीच में उठता हुआ काला धुआं ये बताता है कि आज भी युद्ध थमा नहीं है। Our war is with Hamas, not with the people of Gaza. Our mission is to dismantle Hamas and bring home the hostages. We are carrying out that mission while doing everything we can to minimize armed civilians and to increase humanitarian assistance. तो इजराइल के हमले के अलग अलग तस्वीरों के बीच एक और वीडियो है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह लाइव रिपोर्टिंग के दौरान बम से हमले की तस्वीर है। गाजा में अस्पताल के पास जिस वक्त एक संवाददाता रिपोर्टिंग कर रहा था, इसी दौरान अचानक कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग के ऊपर बम से धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं लाइव रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता भी दहशत में दिखाई दे रहा है। الغالبية ذهبت. لا إله إلا الله. هنا غارة جديدة كما ترون. حاول أن تحتمي أولا. सवाल यह है कि आखिर इतनी तबाही के बावजूद हमास कैसे अब तक इजराइल की सेना को हर फ्रंट पर करारा जवाब दे रहा है। आखिर कैसे हमास के लड़ाके अब भी रॉकेट अटैक कर रहे हैं, कैसे हमास का नेटवर्क आज भी एक्टिव है। हमास की छिपी हुई शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए आज आपको यह जानना चाहिए कि अब तक इजराइल ने हमास को कितना नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की सेना ने अब तक हमास के 6000 हथियारों को तबाह कर दिया है। हमास के 55 मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। 76 सर्विलांस सेंटर्स इजराइल सेना की बमबारी में तबाह हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इजराइल की जोरदार कार्रवाई में 45 सुरंगें भी बर्बाद हो चुकी हैं। इजराइल की वायुसेना बड़ी आसानी से हमास के ठिकानों को बर्बाद कर रही है, लेकिन इजराइल की थल सेना की चुनौती बड़ी है। गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जे के बावजूद संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि हमास की तैयारी सुरंग वाली है, क्योंकि हमास के लड़ाके सुरंग में छिपे हुए हैं, जहां हथियारों की फैक्ट्री है, बंधक हैं, सारी सुविधाएं हैं। और यही चुनौतियां इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर भारी पड़ रही हैं। आपको बता दें, आईडीएफ का गुप्त ऑपरेशन गाजा मेट्रो जारी है। यह ऑपरेशन हमास के सफाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस ऑपरेशन के लिए सशस्त्र बलों की विशेष टुकड़ियों का गठन किया गया है। इन टुकड़ियों को उन्नत तकनीक वाले हथियारों और उपकरणों से लैस किया गया है। आपको हमास का सुरंग जाल दिखाते हैं और इजराइल की 7 मुसीबतों वाली कुंजी भी दिखा देते हैं। पहली चुनौती है सुरंगों में घुसने के रास्तों की पहचान करना। इसके लिए उच्च श्रेणी के सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। दूसरी चुनौती है सभी सुरंगों के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, उनकी जानकारी हासिल करना। इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट सेंसर्स की मदद ली जा रही है। तीसरी चुनौती है सुरंगों में घुसना और अंदर तक पहुंचना। इसके लिए नाइट विजन चश्मे, फील्ड टेलीफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथी चुनौती सुरंगों के अंदर सुरक्षित रहना और खतरे से बचना।
इसके लिए रोबोट की मदद से खतरों की पहचान की जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पांचवी चुनौती है हमास के लड़ाकों को सुरंग के अंदर खदेड़ना। इसके लिए गैस आधारित हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली चुनौती है हमास के साथ सीधी लड़ाई। इसके लिए कम आवाज वाले हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल है हमास की एक एक सुरंग को खत्म करना। इसके लिए स्पॉन्ज बम जैसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। जाहिर तौर पर यह एक जटिल और खतरनाक मिशन है, लेकिन इजरायली फौज के पास इसे अंजाम देने की पर्याप्त क्षमता और दक्षता है। इस ऑपरेशन से हमास को करारा झटका लगेगा और इसे जड़ से खत्म करने में यह निर्णायक साबित हो सकता है। हमास ऐसे ही गाजा की गली गली में नहीं फैला है। ऐसे ही हमास के लड़ाके गाजा के हर इमारत, हर घर तक नहीं पहुंचे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, उससे आप समझिए कि कैसे हमास जैसा संगठन गाजा की नस नस में जहर की तरह घुस चुका है। यह वीडियो गाजा के स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देने का है। यह तस्वीर युद्ध शुरू होने से पहले की है, लेकिन हमास के इरादों और साजिशों की पोल खोलने के लिए काफी है। आप देख सकते हैं कैसे स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को घातक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लोगों को बंधक बनाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि गाजा में स्कूल बने आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में इस तरीके के गुर सिखाए जाते हैं। और मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त तेल अवीव से मौजूद हैं। विपिन, गाजा सिटी की वॉर की सबसे पहले तो स्थिति बता दीजिए, कहां तक अभी तक आईडीएफ पहुंच पाई है, इजराइल की सेना पहुंच पाई है? देखिए, लगातार गाजा सिटी में भी आगे की तरफ बढ़ती हुई आईडीएफ फोर्सेस नजर आ रही हैं और जिन बातों का जिक्र आपने किया उन्हीं बातों से मैं खुद को कनेक्ट करते हुए ये बताता हूं कि टनल्स ही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में टनल पाई गई, इसके अलावा स्कूलों में टनल पाई गई, लोगों के घरों में टनल पाई गई और तो और यूएवीज के असेंबल सेंटर्स भी लोगों के घरों में पाए गए हैं। तो कई सारी चुनौतियों से, कई सारे फ्रंट्स पर जो आईडीएफ है वो फिलहाल जूझती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमास को गाजा सिटी के भी अंदर और कम परिधि में घेरती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन का वक्त तो और लगेगा, क्योंकि उन टनल्स तक पहुंचना और जिन चैलेंजेस का जिक्र आपने किया उन चैलेंजेस से फिलहाल आईडीएफ जूझती हुई नजर आ रही है और छोटे इलाके में अब सीमित करती हुई नजर आ रही है। जी विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिए, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। तो दिवाली पर गाजा की काली रात के बाद अब बात इजराइल के टुकड़े टुकड़े प्लान की, जिसमें पहले तो नेतन्याहू ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांटा और अब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने वाले नुकवा फोर्स से सबसे बड़ा बदला लेते हुए उसे भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास की सबसे खतरनाक नुकवा फोर्स ने इजराइल के जिकिम बेस और किबुत्स में हमला किया था। इसमें 1200 लोग मारे गए थे। हमले के दिन ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को मिटाने की कसम खाई थी। अब युद्ध के 36वें दिन उनकी ये कसम पूरी होती दिखाई दे रही है। गाजा से मिल रही वॉर रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स ने नुकवा फोर्स के 2 कमांडर्स को मार गिराया है। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन में अहमद मूसा और प्लाटून कमांडर अम्र अल हांडी मारा गया। अहमद मूसा हमास के उन कमांडर्स में एक था जिसने 7 अक्टूबर को जिकिम बेस और किबुत्स में हमले की अगुवाई की थी। जिकिम बेस में आईडीएफ पोस्ट को उड़ाने में भी अहमद मूसा का ही हाथ था। आईडीएफ को जानकारी मिली थी कि अहमद मूसा पश्चिमी जबालिया में छिपकर रह रहा है। जहां इजरायली फोर्स डबल अटैक कर रही थी, दिन में ग्राउंड ऑपरेशन और रात में एयर स्ट्राइक से इस पूरे इलाके में खलबली मची हुई थी और अब आखिरकार आईडीएफ ने अहमद मूसा को मारने में कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल पिछले शनिवार को आईडीएफ हमास के ऑपरेशनल कमांड सेंटरों को टारगेट कर रहा है। इन्हीं हमलों में अहमद मूसा मारा गया। अक्टूबर को इस जंग के छिड़ने के बाद लगातार इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है और हर दिन एक खिताब अपने नाम कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नुकवा फोर्स, जो कि हमास के लड़ाकों का एक बड़ी विंग है, इसके अंतर्गत सबसे खतरनाक जो लड़ाके हैं उनको भर्ती किया जाता है। और खबर यह भी कि 7 अक्टूबर का पूरा हमला इसी नुकवा फोर्स ने डिजाइन किया था और लीड किया था इजराइल की इस धरती पर, फिलहाल जहां पर मेरी मौजूदगी है। हमास की जो मेन ताकत थी और उनका जो कार्डर था
और उनके जो शीर्ष लीडर थे वो सब जमींदोश हो चुके हैं और नुकबा फोर्स बिल्कुल तहस हो चुकी है। तो अब हमास के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। खबर यह आ रही है कि नुकबा फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर लिया गया है, जो कि हमास के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता है। नुकबा के शीर्ष कमांडरों ने ही 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल पर हमला करके सभी को मार डाला था और घरों को जलाने की कोशिश की थी। नुकबा जो हमास की सैन्य शाखा इज अद-दीन अल कब्बास ब्रिगेड के भीतर की विशेष इकाई है, जिसे सबसे खतरनाक तमगा दिया गया है। माना यह जाता है कि जिकिम बेस, किबुत्ज और अन्य क्षेत्रों में सेना की चौकियों पर जो हमला किया गया था उसका नेतृत्व इसी नुकबा बेस ने किया था। इसका कमांडर मूसा और नुकबा प्लाटून कमांडर अम्र अल-हांडी को भी मार गिराने में इजरायली डिफेंस फोर्स को सफलता हासिल हुई है। हमास के अब तक कुल 65 से ज्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध में कम से कम 10 ऐसे कमांडर मारे गए हैं जिससे हमास की कमर टूट गई है। इनमें से एक नाम है अली कादी का। इसने ही 7 अक्टूबर के हमले का नेतृत्व किया था। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख जकारिया अबू मुअम्मर को भी आईडीएफ ने मार गिराया। अबू मुअम्मर ने इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति तैयार की थी। बिलाल अल कद्र भी मारा जा चुका है। यह दक्षिणी नुकबा फोर्स का कमांडर था। किबुत्ज में नरसंहार का जिम्मेदार इसी को माना जा रहा है। हमास का नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज मतेज ईद भी मारा जा चुका है। गाजा से ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसी पर थी। गाजा पट्टी में हमास के लिए फंड की व्यवस्था करने वाला अबू शामला को भी आईडीएफ ने मार गिराया। हमास का वायुसेना चीफ अबू मेराद भी मारा जा चुका है। इजराइल पर रॉकेट हमलों का जिम्मेदार इसी को बताया गया था। इन कमांडरों के मारे जाने के बाद अब अहमद मूसा और प्लाटून कमांडर अम्र अल-हांडी भी मारा गया, यानी कि हमास के टॉप लाइनअप में अब कुछ ही लोग बचे हैं और जो बचे हैं वो कतर के 5 स्टार होटल में छिप कर रह रहे हैं। नुकबा फोर्स जैसे जैसे खत्म हो रही है, यह माना जा रहा है कि इजराइल हमास पर बढ़त बनाता जा रहा है और ये बात ऐसे नहीं कही जा रही है। दरअसल नुकबा फोर्स का गठन ही इजराइल से लड़ने के लिए किया गया था और इसे हमास की सारी यूनिट्स में सबसे खतरनाक माना जाता है। अब जब नसरल्ला बार बार फिलिस्तीन का जिक्र कर रहा है और हमास की कमर टूट चुकी है, तो सवाल है कि युद्ध की अगुवाई कौन करेगा? क्या अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होगा? और अगर ऐसा हुआ तो कौन जीतेगा? एक बार दोनों देशों की ताकत देख लेते हैं, दोनों लोग जो हैं, और उसके बाद मुझे लगता है क्लियर की पिक्चर हो पाएगी आपके सामने। इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर के 2,55,000 लड़ाके, यानी इजराइल से बहुत कम है। इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास रिटर्न जो रिजर्व फोर्स है वो बिल्कुल भी नहीं है। टैंक की बात करें तो इजराइल के पास 2,200 हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 है, यानी 1/3 के करीब है। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल हैं, जबकि इन दोनों के पास मात्र 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ही हैं। इजराइल के पास 526 लैंडमाइन रोधी टैंक हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 201 हैं। स्वचालित तोपों की बात करें तो इजराइल के पास 650 हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 135 हैं। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 85 एयरक्राफ्ट हैं। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 320 हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास मात्र 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, इन दोनों के पास मिलाकर एक भी नहीं है। इजराइल के पास 135 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 70 हैं। मानव रहित ड्रोन की बात करें तो इजराइल के पास 1000 से ज्यादा अनमैन्ड ड्रोन है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 62 हैं। इजराइल की सेना के पास 45 टोही पोत हैं, जबकि इस्माइल हानिये और हसन नसरल्ला के लड़ाकों के पास मात्र ये 22 हैं। यानी ताकत के मामले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर भी इजराइल के सामने कहीं नहीं ठहरते। वैसे हमास तो अब खत्म होने की कगार पर है, ऐसे में हिजबुल्लाह को अकेले या फिर ईरान की मदद से ही युद्ध लड़ना होगा। इजराइल और हमास युद्ध की आग तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में फैल रही है।
इस बीच अमेरिका के न्यूक्लियर ग्रेविटी बम की चर्चा में माहौल को और भी ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। अमेरिका ने न सिर्फ फैसला लिया है बल्कि शुक्रवार को अमेरिका के B-21 बमवर्षक विमान उड़ान भरते हुए भी दिखाई दिए। कैलिफोर्निया में अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाहर ये विमान अभ्यास करते नजर आए। पहली बार बॉम्बर B-21 रेडर को F-16 के साथ हवा में उड़ान भरते हुए देखा गया। इससे चिंता और बढ़ गई है और सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका घातक हथियारों की नुमाइश कर युद्ध की आग में घी डाल रहा है। वैसे अमेरिका हर मौके पर हथियारों का बाजार सचाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार करता रहता है और इसके लिए वो कुख्यात भी माना जाता है। आइए अब आपको अमेरिका के सबसे नए और शायद सबसे मारक न्यूक्लियर बॉम्बर की कुछ और बड़ी बातें बता देते हैं। अमेरिका का सबसे आधुनिक बॉम्बर है B-21 रेडर। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकता है। मजबूत इंटेलिजेंस की इसकी बड़ी खासियत है। निगरानी और जासूसी में भी ये माहिर है। तेज कम्युनिकेशन में इसको दक्षता हासिल है। मानव रहित अभियान के लिए यह मशहूर है। ये AI तकनीक से लैस होता है। B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडर ज्यादा मारक और घातक है। B-21 रेडर के दो वेरिएंट हैं, एक पायलट के साथ और दूसरा बिना पायलट वाला। आपको बता दें कि अमेरिका इसे तैयार करने में 16,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। तो एक तरफ अमेरिका अपने हथियार तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग की संयुक्त बैठक हो रही है। इस बैठक में इजराइल हमास युद्ध की दिशा और भविष्य तय हो सकते हैं। मुस्लिम देश इस युद्ध को लेकर हमास की कितनी मदद करेंगे और इजराइल के खिलाफ कौन कौन लड़ेगा, इस पर से पर्दा हट सकता है। हालांकि इस बैठक के बीच ईरान और सऊदी अरब ने अलग अलग तरीके की बातें कही हैं। सऊदी अरब ने इजराइल से हमला तुरंत रोकने के लिए कहा, तो ईरान के राष्ट्रपति ने इसे इजराइल पर एक्शन का वक्त बताया। 57 मुस्लिम देशों की बैठक से पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि अब बातचीत का नहीं, एक्शन का समय आ गया है। इधर इस्लामिक देशों की बैठक हो रही है, तो उधर ईरान के सबसे बड़े मौलाना आयतुल्ला खामेनी ने एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रतिनिधि थे। इस गुप्त बैठक में सिर्फ और सिर्फ गाजा युद्ध की चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई में नहीं उतरना है। इस सीक्रेट मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर और सबसे बड़े मौलाना आयतुल्ला ने हमास समर्थकों को बताया कि गाजा में नुकसान के बावजूद हालात फिलिस्तीनियों के पक्ष में हैं। मौजूदा हालात आगे फिलिस्तीन की मुहिम को मजबूत करेंगे। खुद की करतूतों से इजराइल अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लंबे समय तक इजराइल का साथ नहीं देगा। सीधे युद्ध में उतरने की जगह अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ें। गाजा की खबरों को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता दिलाएं। गाजा की घटनाओं से दुनिया का ध्यान ना हटे, प्रचार करते रहना। इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के सहयोगी देशों में से एक बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल से जो उनके सहयोगी कह रहे हैं, उसके बाद में महिलाओं बच्चों को निशाना ना बनाने की उनसे अपील की है। उन्होंने कहा कि इजराइल बच्चों महिलाओं की हत्या करना तुरंत बंद करे। ये नेतन्याहू को उनके सहयोगी कह रहे हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को नुकसान की जिम्मेदारी हमास की है, इसलिए इजराइल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये युद्ध मजबूरी में है। एक आतंकी संगठन ने हमला किया, कल पेरिस, न्यूयॉर्क या कहीं और यही अपराध कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में शामिल इजराइल सैनिकों से मुलाकात की है। युद्ध क्षेत्र में जाकर सैनिकों से मिलने की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और अब आखिर में बात अयोध्या के दीपोत्सव की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण पूरा होने से पहले यह आखिरी दीपोत्सव है। अगले वर्ष से दिवाली से पहले अयोध्या में मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा। आज अयोध्या में छोटी दिवाली के मौके पर सरयू नदी के घाट समेत अलग अलग घाटों पर 24 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। सिर्फ राम की पैड़ी पर ही 21 लाख दिए जलाए गए। शाम 7 बजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस खास मौके पर 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त, राजदूत और प्रतिनिधि शामिल हुए। अयोध्या में मनाई जा रही इस दिवाली पर हमने आपके लिए एक विशेष रील तैयार की है, जिसमें घर बैठे आपको जगमगाती अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ वक्त पहले की अयोध्या से आई हैं, जहां पहले दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में सरयू के ऊपर जबरदस्त तरीके से ये विहंगम दृश्य है आतिशबाजी का।
तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तो राम की पैड़ी की तस्वीर है जहां 21 लाख से ज़्यादा दिए जले, वैसे कुल मिलाकर के 22,23,000 दिए जो है वो जलाए गए। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो आसमान में आतिशबाजी की है, जो दीपोत्सव के बाद की। तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल दिवाली बहुत आराम से मनाएं और ये ध्यान रखें कि आपकी दिवाली से किसी को परेशानी बिल्कुल ना हो।